अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स का पास्ट पेपर सॉल्व 2018 का। तो करते हैं स्टार्ट। पहला है शॉर्ट क्वेश्चन, एवेल्यूएट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इन द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है 2020 के क्वेश्चन में। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उधर सॉल्व हुआ है, बस लास्ट वाले दो स्टेप आपने मज़ीद वहाँ पे ऐड कर देने हैं। फर्स्ट यू सॉल्व 2020 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और उसके बाद आपने ये ऐड कर देना है साथ में। क्या है वो, जब आ जाएगा तो उसकी लैप्लास फाइंड करनी है एफ ऑफ टी माइनस टू इन टू यू ऑफ टी माइनस टू इक्वल टू आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस टू एस इंटू एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस में वो उसकी वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पे पुट कर देनी है। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 2020 के क्वेश्चन को ज़रूर देखें, ठीक है। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्स फोरियर एंड इनवर्स फोरियर, हैंकल एंड इनवर्स हैंकल। तो ये डेफिनेशन है, मैं फिर भी आपको करवा देता हूँ क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एन इंटेग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन अ फंक्शन एफ ऑफ के ऑफ वेरिएबल के इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी डिफाइंड बाय फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के इज इक्वल टू 1/जज़र 2 पाई, उसका फार्मूला लिखा है। इज सेड टू बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनवर्स में और दूसरे में क्या फ़र्क है? बाकी सब कुछ सेम होगा, बस फार्मूले में थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, क्योंकि सिंपल वाले में ई की पावर में आयोटा के एक्स है, लेकिन इनवर्स वाले में ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ठीक है। और ऊपर वाले में डी एक्स के लिहाज से, नीचे डी के लिहाज से, बाकी सारा का सारा वही चीज़ है। हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इंटेग्रेबल फंक्शन इन द इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, देन अ फंक्शन एफ एन ऑफ एस of variable as defined by hn of f of x is equal to fn of s। हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन n जनरल के लिए हम अप्लाई करते हैं, इसे डिफरेंट n के लिए मतलब डिफरेंट ऑर्डर के लिए भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसके इंडेक्स में n लिखा होता है। तो लिमिट इसकी 0 से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू जे एन एस एक्स। जे क्या है? बेसल फंक्शन है, और n इस पर भी इंडेक्स लगा हुआ है डी एक्स, वेयर जे एन ऑफ एस एक्स इज द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन इज कॉल्ड हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर एन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और इनवर्स के लिए क्या होगा? द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इनवर्स हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एस एंड इज डिफाइन एज, इनवर्स का फार्मूला है एफ ऑफ एस। ये भी आप याद कर लेना, काफ़ी आसान है इसका इनवर्स वाला भी फार्मूला, ठीक है। अब हम करते हैं यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड लैप्लास इनवर्स। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है वो मैंने आपको करवाया हुआ है। मैंने आपको दो कन्वोल्यूशन थ्योरम करवाए हैं, लैप्लास के लिहाज से भी और फोरियर के लिहाज से भी। तो लैप्लास के लिहाज से क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस होने चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए दो फंक्शंस का, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस। तो यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। किसको? इसको एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एस इंटू एस बटे के नीचे दो फैक्टर्स को अलग कर लें, ठीक है। ये वाले को और एक एस को अलग लिख लेंगे, ये वाले को और एक एस को अलग लिख लेंगे। तो ये हम दो फंक्शंस लिख चुके हैं, क्योंकि लैप्लास इन्वर्स फाइंड करनी है। इट मीन्स कि ये एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस हैं कैपिटल वाले। तो एफ ऑफ टी क्या होगा? स्मॉल एफ ऑफ टी, जब इस पर इन्वर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ पहले इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो ये सिंपली cos 70 आ जाएगा, और इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, ये cos 60 आ जाएगा। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था कि लैप्लास इन्वर्स फाइंड करें, जो कि एफ स्टेरिक जी होता है। ये क्या होता है? 0 से टी तक एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी यू डी यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर बस अब वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। क्या है? cos 7t था, लेकिन यहाँ t माइनस यू है, तो यहाँ पे cos 7t माइनस यू लिख देंगे। और cos 6t था, यहाँ पे g ऑफ u है, तो cos 6u du लिख देंगे। अब क्या करेंगे आगे? आगे इसको हम करेंगे, ये प्रोडक्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम
सम वाले में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 बाहर डिवाइड करेंगे। ये फार्मूलाज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट को सम में कैसे चेंज करते हैं, तो ये है, ये चेंज हो जाएगा ऐसे, यानी कि उनके एंगल का पहले सम लेना है, इसका और इसका सम, ठीक है, और इसका सब्ट्रैक्शन। ये वो चीज़ हमने ले ली, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे इनकी ना सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी, ये दोनों की सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी और लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये हमारा बाय कन्वोल्यूशन मेथड से इसके लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो गई, ठीक है। इधर एल के ऊपर -1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच गए। ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है आफ्टर एसोसिएट डिग्री वाले पेपर में, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर लिया, आप वहां से देख लें। यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। काफ़ी आसान है, छोटी सी इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसका आंसर भी बहुत जल्द आ जाएगा। क्या है, साथ में बाउंड्री कंडीशन दी गई है, इस पर लैप्लास अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा डेरिवेटिव पर डेरिवेटिव का फार्मूला लगेगा और ए एज इट इज़, और इस पर अप्लाई हुआ तो वाई ऑफ एस आ गया, ठीक है। अब वाई ऑफ ज़ीरो की जगह बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है, वो क्या है, वो है दिस इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वल टू 1 है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज़। अब यहाँ से हमने वाई ऑफ एस निकालना है, वाई ऑफ एस निकाल लेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो वो हमारे पास आ गया 1/s प्लस ए। अब इसकी हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे, लेप्लास इन्वर्स, तो इसकी लेप्लास इन्वर्स होती है एक्सपोनेंशियल में। तो ये हमने फाइंड कर लिया, काफ़ी इजी और छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व दिस पीडीई वेयर बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन, बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशंस आर गिवन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, वैसे तो ये आपको खुद आना चाहिए, फिर भी मैं आपको रीडिंग करवा देता हूँ और समझा देता हूँ कुछ स्टेप्स। क्या हम करते हैं इसके लिए, सबसे पहले उस गिवन पीडी को लिखते हैं और उसके बाद फोरियर मेथड से कब बोला है तो दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमें पता है ये सिर्फ एक्स वाले फंक्शन पे अप्लाई होती है, टी वाले पे नहीं अप्लाई होती, टी वाले डेरिवेटिव पर नहीं। डेरिवेटिव अगर टी के लिहाज से हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बस एक्स को चेंज कर दिया के में, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में ये उसका फार्मूला होता है, जितना डेरिवेटिव उतना माइनस आयोटा के की पावर आती है, ठीक है। तो अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन से वो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, डी की वैल्यू प्लस माइनस सी के आयोटा आया, तो ये आएगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस रिज़ल्ट को साइन और काज में भी लिख सकते थे, लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल में साथ में आयोटा लगा कर लिख सकते हैं, ठीक है। जो सिंपल सॉल्यूशन होते हैं ना बिना आयोटा के, तो उनको हम आयोटा के बगैर लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो 1 आ जाता, +-1 आ जाता, तो हम लिखते एक्सपोनेंशियल टी और एक्सपोनेंशियल माइनस टी, ऐसे लिखते। लेकिन यहाँ पे आया है साथ में अयोटा, सी के साथ में अयोटा, तो अयोटा भी लिख दें तो वो वही बात हो जाती है, ठीक है। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं। वैसे पहले मैंने साइन और काज में ही लिखा था, वैसे भी ठीक है, लेकिन वैसे आंसर लाना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल में जल्दी आंसर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं टी के लिहाज से, क्योंकि हमें कंडीशंस गिवन है, बाउंड्री कंडीशन, तो उस लिहाज से, उस वजह से हमने इसका पहले एक डेरिवेटिव भी लेंगे टी के लिहाज से। फिर अब पी ऑफ एक्स साइन एक्स है, क्यू ऑफ एक्स कॉज एक्स है। ये कहाँ लिखा है देखते हैं। हाँ, ये चीज़ जो है साइन एक्स और कॉज एक्स, यानी ये पुट करने से साइन एक्स आता है, ये पुट करने से कॉज एक्स आता है। किधर गया, पी ऑफ एक्स साइन एक्स है, क्यू ऑफ एक्स कॉज एक्स है,
तो इधर हम क्या करेंगे, इसे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का नाम दिया, इन पर हम फोरियर अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था कि फोरियर जो कंडीशंस देते हैं वो इनिशियल कंडीशन उन पर भी ये अप्लाई करते हैं, इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन उस पर भी फोरियर अप्लाई करते हैं सोल्यूशन में पुट करने के लिए। तो वो जो है पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ के हो जाएगा और क्यू ऑफ एक्स की जगह क्यू ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, ये इनका नाम क्यों दिया, नहीं तो हमें साइन एक्स की कॉज एक्स की फ़ाइंड करनी पड़नी थी। वो अगर फाइंड करनी भी पड़ी तो वो एंड पे करेंगे। पहले हम इनको सिंपल पी ऑफ के और क्यू ऑफ के लिख लेते हैं। अभी हमने सब्सटीट्यूट किया वैल्यूज़, और यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 बन जाएगी। कैसे, जब हम पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 और पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इनको एडिशन करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू पी और क्यू की फॉर्म में आ गई, बी की भी वैल्यू पी और क्यू की फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पे रिप्लेस करें, रिप्लेस करने के बाद जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अब हम दोनों तरफ फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे। फोरियर इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे जब जहाँ पे हमने अप्लाई की है, लेफ़्ट साइड तो आपको पता है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड का खाता क्लियर। अब राइट साइड में देखते हैं, ये 1/2 एज इट इज़, फोरियर इन्वर्स इसका लगा तो ये इसका फार्मूला पूरा खुलेगा। ठीक है, फार्मूला कैसे पूरा खुल रहा है, ये सारे का सारा एज इट इज़, साथ में उसका फार्मूला। ठीक है, तो अभी ये पूरा नहीं हुआ, अगली टर्म भी बचती है, उसका भी सेम ऐसे ही करेंगे, ऐसे लिख के आ गई ये चीज़, उसकी भी ये फोरियर आ गई। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 5 का नाम दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब हम आगे चलते हैं कि जो क्यू ऑफ एक्स है, अब उसको ज़रा देखें। क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, 1/2 नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ कैसे आई, क्यू ऑफ एक्स को देखें। क्यू ऑफ एक्स जो है वो उसकी, हाँ इसके ही इक्वल होगा, यानी कि इसका मतलब है ये उसके फोरियर इन्वर्स ली है तो वो क्यू ऑफ एक्स आया है, इसका मतलब ये है। तो क्यू ऑफ के की इन्वर्स लें तो वो ये आता है क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, स्मॉल क्यू ऑफ एक्स, अगर कैपिटल क्यू ऑफ के का लें फोरियर इन्वर्स तो ये आता है। अब हम क्या करते हैं, आगे चलें तो दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर ली है, x माइनस सी टी से x प्लस सी टी, तो इधर भी फिर अप्लाई होगा ये चीज़। ठीक है, x वाले पे अप्लाई होगा, k वाले पे नहीं, जिसके अंदर x है बस उसी पे अप्लाई होगा। तो ये अप्लाई करने के बाद इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद उधर लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, बस 5 बिकम्स 1/2 इंटू पी ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, प्लस 1/2 पी ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2 सी, और आगे क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड की इस चीज़ की, तो इसको हमने इक्वेशन 5 में पुट करना था, इक्वेशन 5 में इसे पुट कर दिया। दरअसल इक्वेशन 5 में अगर देखें तो हमारे पास ये चीज़ है, इसकी जगह हमने वो रिप्लेस किया है, ये लास्ट वाली जो टर्म है ये बन रही है ये चीज़, इतने की जगह हमने सिर्फ ये रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये जब रिप्लेस कर दिया हमारी इक्वेशन 5 छोटी होगी, और आगे पी ऑफ एक्स की जगह हम साइन एक्स पुट कर देंगे, क्यू ऑफ एक्स की जगह कोस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आ गई बिल्कुल। अब इसको हम काज वाले को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है, क्या है,
ड्राइव दी आइलर लाग्रांज इक्वेशन, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, यानी कि 90% आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ड्राइव दी आइलर लाग्रांज इक्वेशन फॉर द फंक्शनल इन्वॉल्विंग 3 इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम यू का नाम कहेंगे। तो वो लिखा है आगे, उन्होंने मेंशन भी किया, एक्स वाई जेड यू एंड यू इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, यू है, यू एक्स है, यू वाई और यू जेड, साथ में डी एक्स डी वाई और डी जेड भी दिया हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन। द फंक्शनल आई विल बी एक्सट्रीमाइज इफ इसका डिफरेंशियल आई जो है वो ज़ीरो होगा तो। ठीक है, तो हम इसके ट्रिपल वाले को डी ऑफ एफ को बराबर ज़ीरो रखते हैं, बराबर ज़ीरो रखेंगे तो इसका डी एफ का क्या मतलब है, इस पर चेन रूल लगेगा। कैसा चेन रूल कैसे लगाते हैं, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, पहले वाले का अब वाई वाले का, पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल नहीं इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, फिर जेड के लिए भी सेम वही, यू के लिए भी वही चीज़, यू एक्स के लिए भी, यू वाई के लिए भी, और यू जेड किधर है, वो नीचे है, यू जेड के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे डी एक्स डी वाई और डी जेड एज इट इज़, एज डेल्टा इज़ टू बी टेकन ओवर यू एंड इट्स डेरिवेटिव्स ओनली, सो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सारे के सारे ज़ीरो होंगे। तो जब ये ज़ीरो होंगे तब क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये वाले ज़ीरो हो गए। अब देखते हैं, बस हमारे पास ये इंटेग्रल बच गया, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना। नाउ एज ये भी चीज़ें हम जानते हैं, चाहे फाइंड कर लो चाहे जान लो, कि ये जो है पहले वाला ये जो चीज़ है, ठीक है, किधर लिखा है, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स, नहीं ये नहीं, ये चीज़, अच्छा ये देखें, ये भी चीज़ ये पूरी नहीं बन रही, पहले हम देखते हैं। पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स इंटू डेल्टा यू एक्स के लिहाज से जो है वो क्या होगा, डेल एफ ओवर डेल यू डेल्टा यू एक्स, ठीक है, प्लस डेल ओवर डेल एक्स पार्शल ओवर पार्शल एक्स इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल यू एक्स इंटू डेल्टा यू एक्स। ये इसका चेन रूल का फार्मूला, ये आपने खुद याद करना है। ठीक है, तो एक्स के लिहाज से ये है, सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड, तीनों के लिए ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि वैल्यूज़ अब रिप्लेस करनी है इनकी जगह। ठीक है, कैसे, ये वैल्यूज़ ऐसे आएंगी, ये जो है ना, कौन सी चीज़ इसके साथ मिल रही है, अच्छा यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये दरअसल इनका पार्शियल डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल लगा। ये दो फंक्शंस हैं, एक ये और दूसरा ये, और इस स्मॉल एक्स का मतलब है कि इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का एक्स के लिहाज से होने जा रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, जब ये एज इट इज़ रहेगा तो यहाँ पे पार्शियल यू के साथ एक्स भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक्स आना है, यहाँ पे भी एक्स आना है, और नीचे वाले पे भी, सॉरी इधर वाई आना है, और थर्ड वाले पे जेड आना है। ठीक है, ये एक मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आगे समझ नहीं थी आ रही, तो अब समझ आ गई है कि ये जो है एज इट इज़ लिखा है, साथ में एक्स है, और ये जो है इसका डेरिवेटिव लिया है एक्स के लिहाज से, प्लस अब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, और अगले वाला जो फंक्शन है डेल्टा यू, ये एज इट इज़ है। ठीक है, सिमिलरली ये एक्स के लिहाज से मैंने समझा दिया, वाई के लिहाज से भी सेम वही चीज़ है, यहाँ भी वाई आना है और आगे ठीक है। ठीक है, और जेड के लिए भी सेम यही चीज़।
अब यहाँ से वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। मैं पहले वाली का बता देता हूँ। ये चीज़ इसमें ऐसे ही रहेगी इक्वेशन 1 में। अब इनकी जगह पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी जगह वैल्यू चेंज होगी। मैं आपको सिर्फ एक्स वाली बताता हूँ चेंज होकर क्या बनेगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से एक्स ये आ रहा है। तो मैं अगर करूँ, क्योंकि ये साथ इसके भी एक्स है, अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम बन रही है ना, तो इस चीज़ को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वो माइनस में चला जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा दिस वन माइनस दिस वन। ठीक है, समझ आ गई आपको। सिमिलरली वाई के लिए भी यही चीज़, वाई वाले के लिए और जेड वाले के लिए भी यही चीज़। ये करने से बाद में इसमें पुट करेंगे तो ये इतने वाला एक्स वाले की जगह, इतने वाला वाई वाले की जगह और इतने वाला जेड वाले की जगह, और पहला जो था वो एज़ इट इज़ रहेगा। ये अपने मिस्टेक को ज़रूर सही करना है। मिस्टेक सिर्फ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे एक्स आना है, यानी कि नीचे वाला जो यू है ना, पार्शल एफ ओवर पार्शल यू है, उसके इंडेक्स में एक्स भी है, ये चीज़। और इसी तरह नीचे वाले के यू के इंडेक्स में वाई है और तीसरे वाले के नीचे जेड है। तब हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे इंटीग्रल की और बराबर ज़ीरो। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमने इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, दो इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लिया। कैसे, इस वाले को अलग कर लेते हैं और बाकी जितने भी हैं उन सब को अलग कर लेते हैं। ठीक है, दो हिस्सों में इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लिया। पहले वाले हिस्से में ये लिख दिया और दूसरे वाले में ये। अब आगे चलते हैं। आगे क्या किया हमने, हमने नीचे वाले से ये जो चीज़ है, सॉरी ये वाला, ऊपर वाली तो टर्म ऐसे ही हमने रहने दी। ठीक है, नीचे वाली को वो डॉट प्रोडक्ट बन रहा था। कैसे, आप देख लें, इसको और इसको वापस में इंटरचेंज करेंगे तो ये सेम चीज़ बनेगी। ठीक है, ये सेम चीज़ बनेगी। तो ये जो है डेल्टा, इसे हम कहेंगे डेल डॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाला जो फैक्टर है वो डेल होता है। अप्लाइंग गाउसीज डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में भी पढ़ा है और वेक्टर एनालिसिस में भी पढ़ा है। तो वो लगाएंगे इधर, दूसरी टर्म में चेंजिंग आ जाएगी, पहली एज इट इज़ रहेगी, दूसरी में ये चेंजिंग आ गई कि वो इसमें चेंज हो गया है। अब क्या है, एज u इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज ऑन एस, सो क्योंकि वो एस के ऊपर है, सो डेल यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑन एस। इसका डेल यू जो है, सिग्मा यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये जो ज़ीरो है इसलिए ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये बचेगी। ठीक है, ये आ गई हमारी ज़ीरो के इक्वल। as del u is arbitrary and del u is 0 on S, but delta u is not 0 inside the S, लेकिन ये उसके इनसाइड में ज़ीरो नहीं है। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशनल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम के मुताबिक फिर ये जो खुद है ये ज़ीरो की इक्वल होगा। तो ये हमने निकाल ली इसकी इक्वेशन। ठीक है, यही निकालनी थी। आगे जो क्वेश्चन 5 है 2020 के क्वेश्चन 5 में ऑलरेडी सॉल्व है। तो इसी के साथ पेपर जो है ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।